हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मेंस वाले क्वेश्चन चल रहे थे रे ऑप्टिक्स के। आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं हम। ध्यान से करने हैं बहुत। चलो जरा सवाल को शुरू करते हैं। क्या बोला है? इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। देखो भाई, एक कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर किस टाइप का होता है? ऐसा, ठीक है। इधर पॉलिश है इसके, ये बन गया कन्वर्जिंग मिरर। चलो, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब इसने कहा है कन्वर्जिंग मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर। मान लो ऑब्जेक्ट रखा है 40 सेंटीमीटर पे, तो उसकी इमेज जो बन रही है वो 120 सेंटीमीटर पे बन रही है। ठीक है, तो ये रखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे, और इमेज बन रही है इसकी इधर ही 120 सेंटीमीटर पे। मान लो यहाँ बन गई इसकी इमेज, तो इमेज तक की डिस्टेंस जो है इसकी ये है 120 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी। ठीक है, ये दिया है कि ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे रखा है और इमेज 120 सेंटीमीटर पे रखी है। These distances are measured with a modified scale। ये जो डिस्टेंस है इनको मेजर किया गया है एक ऐसे स्केल से इन विच देयर आर 20 स्मॉल डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर। देखो, आप एक सिंपल स्केल की बात करते हो, तो सिंपल स्केल में 1 सेंटीमीटर के अंदर ना 10 डिवीजन होते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 और 10। 10 डिवीजन होते हैं 1 सेंटीमीटर के लिए। ये आ गया 1 सेंटीमीटर। ये होता है सिंपल स्केल जो हम ज्यादातर यूज करते हैं। लेकिन अच्छा, इस मिरर की जो लीस्ट काउंट होती है, लीस्ट काउंट समझते हो? लीस्ट काउंट इसकी, सॉरी स्केल की, मिरर की कह रहा हूं, मिरर की नहीं, स्केल की जो लीस्ट काउंट होती है, लीस्ट काउंट वो क्या होती है? देखो, किसी भी स्केल की या किसी भी मशीन की जो लीस्ट काउंट होती है, वो उसका मतलब होता है आप उससे सबसे छोटी जो मेजरमेंट ले सकते हो। अब स्केल का काम क्या है? स्केल का काम है डिस्टेंस को मेजर करना। मतलब कितनी छोटी डिस्टेंस आप इससे मेजर कर सकते हो। तो सर 1 सेंटीमीटर के आपने 10 हिस्से किए, तो 1 सेंटीमीटर का जो एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा ये वाला, यहां से यहां तक ये वाला एक हिस्सा, वो कितना होगा? 1 mm। 1 सेंटीमीटर का एक हिस्सा। अब एक बात सोचो, 1 सेंटीमीटर में 10 हिस्से हैं, तो 10 हिस्सों में या 10 डिवीजन के अंदर तो 1 सेंटीमीटर आता है। तो एक डिवीजन में कितना हो गया? 1/10। इसे कहोगे लीस्ट काउंट, ये बन गई 1 mm। तो 1/10 सेंटीमीटर इसकी लीस्ट काउंट होती है, जो हम अपने जो स्केल यूज करते हैं अपने लिए, जो मार्केट में हमें स्केल अवेलेबल है, उसकी लीस्ट काउंट 1/10 सेंटीमीटर होती है, मतलब 1 mm। आप याद भी कर लो, 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होते हैं, और एक डिवीजन कितना होता है? 1/10 सेंटीमीटर का, और 1/10 सेंटीमीटर को आप 1 mm कह सकते हो। तो 1 mm होता है, ठीक है। अब लेकिन इन्होंने जो ये मेजरमेंट की है, क्या मेजरमेंट की है? ये जो 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा है और 120 सेंटीमीटर पे इमेज को रखा है, इन दोनों की जो मेजरमेंट की है, वो मेजरमेंट इस स्केल से नहीं कीगी। उसके लिए आपका एक खास तौर का स्केल यूज किया गया है। वो स्केल ऐसा है जिसके 1 सेंटीमीटर में 10 की जगह 20 डिवीजन है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डिवीजन है। 1 सेंटीमीटर के अंदर 20 डिवीजन है। तो ये खास तरीके का स्केल है। अच्छा, एक बात बताओ, इस स्केल की लीस्ट काउंट क्या होगी? इस स्केल की लीस्ट काउंट होगी सर
1/20 सेंटीमीटर, 1/20 सेंटीमीटर। तो ये खास तरीके का स्केल है, ठीक है। अब इस स्केल से इसकी लीस्ट काउंट, मतलब इस स्केल से इनको नापा गया है, इनको मेजर किया गया है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 40 सेंटीमीटर पे। इमेज कहाँ बन रही है? 120 सेंटीमीटर पे। इसको नापने के लिए हमने इस स्केल का यूज किया है। देखो मैं जहां पे एरो घुमा रहा हूं, इस स्केल का यूज किया है। चलो सर क्यों बता रहे हैं आप हमें ये लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट मैं बच्चों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जितनी किसी मशीनरी की लीस्ट काउंट होती है वही उसके अंदर की पॉसिबल एरर होती है। तो इसका मतलब तो सर ये हुआ कि जो ये इमेज बन रही है 120 सेंटीमीटर, इसके अंदर की पॉसिबल एरर कितनी है? वो 1/20 है। ऐसे ही 40 सेंटीमीटर आपने लिया, ये ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, इसके अंदर की पॉसिबल एरर वही 1/20 सेंटीमीटर है। ये एरर है इनके अंदर मौजूद। एरर का मतलब समझते हो ना, कि जैसे ऑब्जेक्ट की मिरर से जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 40 है, पर उसमें कितनी एरर है? 1/20 सेंटीमीटर की बच्चों एरर है। तो ये एरर के लिए किया हमने, ताकि हमें ये पता चल जाए जो हमने इनसे मापन किया है, जो हमने इनसे दूरियां ये नापी हैं, ये डिस्टेंस नापी हैं, इनमें कितनी कितनी एरर है। तो सर इसका मतलब तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कहते हैं u, तो u के अंदर एरर है, तो इसका मतलब ये जो u है वो 40 सेंटीमीटर है और प्लस माइनस 1/20 की उसमें एरर है। ऐसे ही v वो 120 सेंटीमीटर है और उसमें प्लस माइनस 1/20 सेंटीमीटर की एरर है। ये है अब तक की जो बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। अब एक बात बताओ, जब आप इन दोनों दूरियों से, इन दोनों डिस्टेंस से u और v से फोकल लेंथ निकालेंगे तो उसमें भी एरर आएगी भाई? हाँ बिल्कुल आएगी। तो चलो निकालो, कैसे निकालोगे? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब वो फोकल लेंथ में जितनी एरर आ रही है वही हमें निकालनी है। देखो पढ़ो, द वैल्यू ऑफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ। जब आप u और v का यूज करके फोकल लेंथ निकालेंगे इसकी, तो उसमें भी एरर होगी। अब वो एरर 1/k सेंटीमीटर दे रखी, तो k की वैल्यू बतानी। मतलब सीधी सी बात, पहले फोकल लेंथ के अंदर की एरर निकाल लो। तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये है आपकी मिरर का फॉर्मूला, ठीक है। इससे आप पहले फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर लो। चलो जी फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। u रखते हैं यहाँ पे। u कितना है? तो u है, देखो इधर की डिस्टेंस प्लस लेनी है, इधर की डिस्टेंस माइनस लेनी है। तो u कितना है? तो u है जी -40 और v है -120 बराबर 1/f। चलो f की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी आ रही है। इन दोनों का एलसीएम आ गया 120, 40 से डिवाइड करो तो -3 और माइनस, ये भी माइनस ही हो जाएगा, 120 से डिवाइड करो तो -1 और बराबर 1/f। तो ये आगे सॉल्व करके -4/120 बराबर 1/f। तो f बराबर आ गया -30 सेंटीमीटर। लो जी, ये इस मिरर की फोकल लेंथ आ गई -30 सेंटीमीटर। पर इस, एक बात बताओ, जब u में एरर है, v में एरर है, तो भाई साहब इस f में भी एरर होगी। कितनी होगी, कैसे निकालें? तो बहुत आसान तरीका होता है एरर को निकालने का, दोनों तरफ का डिफरेंशियल कर दो इस फॉर्मूले का। ये जो आपके पास फॉर्मूला है 1/u, इसका डिफरेंशियल कर दो। तो देखो u को ऊपर ले जाओ, u की पावर -1 हो गई। ऐसे v को ऊपर ले जाओ तो v की भी पावर -1 हो गई। f को भी ऊपर ले जाओ तो f की भी पावर -1 हो गई। और अब दोनों तरफ का डिफरेंशियल करो। पहले u का करो, u की पावर -1 का पावर सर सामने आ गई और ऊपर की पावर एक माइनस होके -2 हो गई और u का डिफरेंशियल हो गया du। फिर ऐसे ही v का डिफरेंशियल, v की पावर -1 का करो, पावर सामने आ गई -1 और v की पावर
कितनी हो गई, एक और कम हो गई, पावर सामने आ जाती है और एक कम हो जाती है, तो -1 है, एक कम होकर -2 हो गई। और v का डिफरेंशियल dv। ऐसे ही f का डिफरेंशियल करेंगे तो पावर सामने आ गई -1 और f की पावर कितनी हो गई, एक कम हो गई -2 और f का डिफरेंशियल हो गया df। ये देखो जो पावर माइनस में है इसे नीचे ले जाओ तो माइनस बाहर ले लो du बटे में u स्क्वायर, फिर ऐसे ही माइनस में dv बटे में v स्क्वायर और बराबर df और बटे में f स्क्वायर। माइनस माइनस कॉमन लेके काट दो तो ये आ गया du बटे में u स्क्वायर प्लस dv बटे में v स्क्वायर इज इक्वल टू df बटे में f स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। ये जो dv और du है यहाँ पे, तो ये dv है, ये df है, ये एरर है u की। चलो du को डेल्टा u भी लिख सकते हैं, du को लिख लो डेल्टा u बटे में u स्क्वायर प्लस dv को डेल्टा v बटे में v स्क्वायर और df को डेल्टा f बटे में f स्क्वायर। इनसे सबसे एरर निकालनी है। चलो पहले u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू है 40 और उसमें एरर कितनी है, 1/20। तो u की वैल्यू रख दो 40, देखो यहाँ u की जगह 40 का स्क्वायर और ऊपर डेल्टा u की वैल्यू है, देखो u की वैल्यू थी 40 और उसमें एरर कितनी थी, 1/20। तो ये तो होती है u की वैल्यू और ये 1/20 जो आपने एरर लिखी है ये होती है डेल्टा u की वैल्यू। तो डेल्टा u की वैल्यू हो गई 1/20 प्लस ऐसे ही अगला डेल्टा v, देखो डेल्टा v की वैल्यू तो ये रही और v की वैल्यू ये रही, तो 120 और 1/20, डेल्टा v की वैल्यू 1/20 और v की वैल्यू 120 का स्क्वायर बराबर डेल्टा f की एरर हमें निकालनी है, f की वैल्यू हमें पता चल गई ये रही 30, तो ये बन गई 30 का माइनस है, कोई बात नहीं, ये u और v भी माइनस में थे लेकिन स्क्वायर होकर प्लस हो जाएंगे। ऐसे ही f की वैल्यू भी माइनस में है, इसका स्क्वायर होकर प्लस में। चलो अब एक काम करो, 1/20 देखो दोनों तरफ से ये 0 का स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा, मतलब दोनों तरफ से 0 कट जाएगी। अब यहाँ पे बचा 1/20 और नीचे -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस ऐसे ही यहाँ से 1/20 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और उधर बचा डेल्टा f बटे में 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक बच्चों, अब यहां से इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 20 इंटू 144 आ जाएगा। चलो इससे डिवाइड करो, चलो इससे डिवाइड करेंगे, अगर 20 से 20 कट जाएगा, 16 से 144 को काटेंगे तो 9 आ जाएगा प्लस ऐसे ही यहाँ पे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा f बटे में 9। चलो 9 + 1 ऊपर हो गया 10 और बटे में 20 इंटू 144 बराबर डेल्टा f बटे में 9। चलो जी सॉल्व कर लो इसको, 0 से 0 कट गई, 9 से x को 144 को काट लो 16, ये आ गया 1/16 इंटू 2 32 बराबर डेल्टा f। लो जी ये इसकी एरर की वैल्यू आ गई। फोकल लेंथ के अंदर कितनी एरर है, अब इन्होंने कितनी दी थी, फोकल लेंथ के अंदर 1/k सेंटीमीटर की एरर है और हमारी कितनी आई है, फोकल लेंथ के अंदर 1/k इन्होंने दी और हमारी आई है 1/32 1/32। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से 32। यही हमें निकालना था। सवाल बढ़िया था, मतलब मैं कहूँगा बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, ये आपको मतलब एक कंसेप्ट दे रहा है, एक बढ़िया सवाल दिया है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोला है। 7 के अंदर बोला है ए वेजल ऑफ डेप्थ d, एक d डेप्थ का वेजल बना लेते हैं इस टाइप का, जिसकी डेप्थ d है। ठीक है, इज हाफ फिल्ड विद ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1
एंड अदर हाफ फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2। इसको आधा भरा गया है, मान लो यहां तक बिल्कुल आधा भरा है N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऑयल से, और बाकी का आधा भरा है N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वाटर से। ठीक बच्चों, अब आधा भरा है मतलब इसकी पूरी डेप्थ तो D है, तो आधा भरा है तो D/2 और बाकी आधा हो गया D/2। अब इन्होंने कहा है apparent depth of this vessel when viewed from above will be। जब हम इसे ऊपर से देखेंगे, मान लीजिए हमारी आंखें यहाँ हैं, तो जब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो हमें इसकी apparent depth कितनी नजर आएगी। apparent depth का मतलब वो जो इसके नीचे ये तली है, ये वाली, ये थोड़ी सी ऊपर उठी हुई नजर आएगी हमको जब ऊपर से देखेंगे। आप इस सिंपल से ये कह लो कि इस फिनोमिना को आप अपने उसमें देख सकते हो। बाल्टी में पानी भरो और बाल्टी को ऊपर से देखो तो उसकी तली तो जो है वो तली, जो उसका बेस है वो थोड़ा ऊपर नजर आएगा आपको पानी में अंदर, तो इसमें ये थोड़ा सा ऊपर नजर आएगी ऐसे। अब आपको बताना है कि इस डी एपरेंट का वैल्यू कितना होगा। देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला, अब मैं से थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, सवाल तो हम समझ ही गए। अब यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर से जब हम उसको देखते हैं तो उसकी जो ओरिजिनल डेप्थ है वो D है, लेकिन वो तली थोड़ा हमें ऊपर नजर आएगी, तो वो जो डेप्थ है उसको कहते हैं एपरेंट डेप्थ। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, एपरेंट डेप्थ का मतलब फॉर्मूला, जब हम D को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू है, n है, जो भी है, उससे डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे इसमें पानी भरा है तो पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो तो उसकी एपरेंट डेप्थ आ जाएगी। लेकिन सर इसमें तो दो चीजें भरी हैं, तो दो चीजें भरी हैं तो दोनों की एपरेंट डेप्थ निकालनी पड़ेगी और उनको आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी जो टोटल एपरेंट डेप्थ आएगी उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे देखो जरा। तो दोनों की एपरेंट डेप्थ मिलके निकालनी पड़ेगी। जो उसकी तली है वो थोड़ा ऊपर नजर आएगी यहाँ पे, जो उसकी तली है वो, तो उसकी एपरेंट डेप्थ जो होगी वो कैसे निकालोगे। तो हमें क्या रखना है, अगर हमारे पास जैसे इसमें तो केवल एक पानी भरा था बाल्टी में, अगर दो चीजें भरी होती तो जहां जहां तक वो भरी है उसकी डिस्टेंस ले लो। तो देखो पहला ऑयल कहां तक भरा है, D2 तक, D/2 तक, तो D/2 और बटे में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1। देखो ये ऊपर वाला जो ऑयल है। फिर दूसरा, ये तो हो गई ऑयल की वजह से एपरेंट डेप्थ। अब जो नीचे भरा हुआ है पानी वो कहां तक भरा है, D/2 तक, और उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया वो हो गया N2। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, ऐड कर दो, तो वो उसकी टोटल एपरेंट डेप्थ आ जाएगी। एपरेंट डेप्थ मतलब वो तली आपको थोड़ा सा ऊपर नजर आएगी, तो कितना ऊपर। आप D/2 को कॉमन ले लो, 1/N1 प्लस 1/N2, D/2 एलसीएम ले लेंगे तो N1 N2 और ये आ गया N1 प्लस N2। चेक कर लो, डी एपरेंट की यही वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक, ऑप्शन चेक करो कौन सा है, D/N1 N2 बटे 2N1 प्लस N2, D/N1 प्लस N2 बटे 2N1 N2, ये आ गया ऑप्शन बी। चेक कर लो यही है कि नहीं। देखो ये नीचे और फिर ये देखो ऊपर, बी, ऑप्शन बी। तो आसान है, बस अगर दो चीजें भरी होंगी तो जहां जहां तक वो भरी है वो डेप्थ ले लो, उनकी ओरिजिनल डेप्थ ऊपर रखनी होती है हमेशा, ओरिजिनल डेप्थ फॉर्मूले में D, और नीचे रखना होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो आ जाती है उसकी एपरेंट डेप्थ। अगर दो चीजें भरी हैं तो दोनों किलो, तीन भरी है तो तीनों किलो, सबको आपस में जोड़ दो, ऐड कर दो, तो टोटल एपरेंट डेप्थ आ जाएगी। ठीक है, चलो आसान था ये तो, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन को देखते हैं। इन्होंने कहा ए फिश राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। एक फिश जो है वो ऊपर की तरफ चल रही है, मतलब फिश की स्पीड EVF कह देता हूं मैं इसको। फिश की स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है। ऑब्जर्व्ड दैट बर्ड इज डाइविंग वर्टिकली। अच्छा, ये फिश की स्पीड किसके रेस्पेक्ट में है? तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो F फिश की स्पीड, ऐसे मैं G लिख देता हूं ताकि याद रहे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है। ऑब्जर्व दैट ए बर्ड इज डाइविंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द फिश, मतलब वो देखती है फिश कि ऊपर एक बर्ड है जो नीचे की तरफ आ रही है फिश की तरफ, उसकी वेलोसिटी, तो ये हो गई बर्ड की वेलोसिटी फिश के रेस्पेक्ट में, जो फिश को ऑब्जर्व हुई। देखो पूरी बात समझना, पहले दे रखी है फिश की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और फिर दे रखी है बर्ड की वेलोसिटी फिश के रेस्पेक्ट में, क्योंकि उसने कहा कि ऑब्जर्व दैट ए बर्ड, फिश ने ये ऑब्जर्व किया। तो फिश ने ऑब्जर्व किया, इसका मतलब ये है कि ये बर्ड को लगा कि नहीं, सॉरी, फिश को लगा कि जो बर्ड है उसकी तरफ आ रही है, कितनी स्पीड के साथ? 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे की तरफ आ रही है। तो ये हो गई बर्ड की स्पीड जो फिश को लगी, तो इसका मतलब फिश के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये चीज दे रखी है। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ डाइविंग बर्ड की एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है। तो एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब हुआ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो बर्ड की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमको निकालनी है। चलो जी, निकाल देंगे। मैं जरा इसको नीचे कर लेता हूं, देखते हैं जरा फिगर कैसे बनती है। ये रहा जी पानी की सरफेस, ऊपर है देखो ये बर्ड, ये है बर्ड। मान लेते हैं पानी से इसकी जो ऊपर की तरफ डिस्टेंस है वो है y, और नीचे है फिश। ठीक है, फिश की जो नीचे से पानी की सरफेस से जो डिस्टेंस है वो है x। चलो ठीक है। अब बर्ड तो नीचे की तरफ आ रही है और फिश ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, चलो अब यहां से हमें क्या दिया हुआ है? हमें दी हुई है बर्ड की स्पीड फिश के रेस्पेक्ट में। चलो, तो बर्ड की स्पीड फिश के रेस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे? देखो अब यहां से एक बात सोचो। अच्छा, एक और दी है फिश की स्पीड G के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब देखो फिश जब ऊपर की तरफ चलेगी तो ये जो x है ये लगातार घटेगा। तो x के घटने की जो स्पीड होगी, मतलब x के घटने का जो रेट होगा dx बटे dt। x के जो घटने का रेट है वो, अब रेट क्या होता है? स्पीड होती है। तो x के जो घटने का रेट है, x जैसे जैसे फिश ऊपर चलेगी तो ये इसकी जो डिस्टेंस है ये लगातार घटेगी, x जो है वो लगातार घटेगा। अब x के जो घटने की रेट है उसी को तो उसकी स्पीड कहेंगे फिश की। तो ये फिश की स्पीड आ गई 8 मीटर पर सेकंड। ये फिश की स्पीड किस 8 है? देखो फिश की स्पीड यहाँ 8 दे रखी थी, 8 मीटर पर सेकंड। चलो अब y के जो अब बर्ड नीचे आ रही है तो y के जो घटने का रेट है नीचे की तरफ dy बटे dt, ये बर्ड की स्पीड हो गई। ये हमें निकालनी है, यही तो निकालनी है बर्ड की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। चलो ठीक है। अब हमें एक बात यहां से ये पता होनी चाहिए, फिश को बर्ड कितनी ऊपर नजर आएगी? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा भाई। जब पानी के अंदर से हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर वाली जो चीजें हैं वो थोड़ा सा और दूर नजर आती है, उसको कहते हैं उसकी एपरेंट हाइट। मैं आपको फॉर्मूला याद दिला देता हूं। जैसे पानी के अंदर हमारी आंखें हैं और किसी चीज को देख रही हैं, ऊपर मान लो कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है h हाइट पे, तो जब हम पानी के अंदर से या किसी भी डेंसर मीडियम के अंदर से उसको देखते हैं ना, तो वो हमें h हाइट पे नहीं दिखाई देता, थोड़ा और ऊपर नजर आता है। उसको कहते हैं उसकी एपरेंट हाइट। और उसका फॉर्मूला सीधा सीधा होता है एपरेंट हाइट का, कि आप ओरिजिनल हाइट जो उसकी है h,
उसमें म्यू से गुणा कर दो, म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसकी एपरेंट हाइट है। तो सर इस हिसाब से तो फिश को जो बर्ड है वो थोड़ा और ऊपर नजर आएगी, यहाँ नजर आएगी, यहाँ, ठीक है। तो उसकी जो एपरेंट हाइट होगी वो होगी, मान लीजिए वाई एपरेंट, तो वो कितनी होगी? तो वो हो जाएगी सर वाई एपरेंट म्यू इंटू में ओरिजिनल हाइट। तो ओरिजिनल हाइट है वाई, चेक करो ठीक है कि नहीं। ओरिजिनल हाइट क्या है उसकी? वाई। अब यहां से अगर हम ये कहें इस फिश से लेके और बर्ड तक की टोटल हाइट कितनी होगी, तो आप ये टोटल हाइट जो है इसे x ले लो और ऊपर म्यू वाई। तो जो फिश इस बर्ड को देख रही है उन दोनों के बीच में आपस में पूरी टोटल हाइट, यहां से यहां तक, ये टोटल हाइट, इसको h कह सकते हो आप, ये यहां से यहां तक टोटल बर्ड के। और फिश को जो बर्ड नजर आ रही है टोटल अपने से कितनी दूर नजर आ रही है? h हाइट पे। जरा मैं इस h की वैल्यू निकालूं तो ये वाली हो गई आपकी वाई एपरेंट और प्लस x, इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो h आ जाएगा। तो h आ गया वाई एपरेंट, वाई एपरेंट की वैल्यू रख दो, वाई एपरेंट की वैल्यू देखो ये है म्यू वाई, तो म्यू वाई और प्लस में x, बोलो ये आ गया। तो इसका मतलब बर्ड को, ये सॉरी फिश को जो बर्ड अपने से कितनी हाइट पे नजर आ रही है, तो h बराबर म्यू वाई प्लस x पे नजर आ रही है। अब अगर हम ये देखें कि फिश से बर्ड तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो h है, ये ठीक है। जैसे जैसे बर्ड उसकी तरफ आ रही होगी तो ये h घट रही होगी, तो इसके h के घटने का रेट फिश के रेस्पेक्ट में, फिश के रेस्पेक्ट में, वही तो ये यहाँ पे दे रखी है स्पीड, बर्ड की स्पीड फिश के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब डी एच बटे डी टी, ये h के घटने का रेट है। बर्ड जैसे जैसे फिश की तरफ आ रही है उसके घटने का रेट, उसकी घटने की हाइट, वही उसकी स्पीड है। बर्ड की स्पीड फिश के रेस्पेक्ट में कितनी दे रखी, देखो यहाँ 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। ये सारी चीजें हमारे पास है और जो हमें निकालना है वो निकालना है डी वाई बटे डी टी। ठीक, चलो ये जो इक्वेशन आई है h बराबर म्यू वाई प्लस एक्स, इसका डिफरेंशियल कर दो। चलो पहले h का करो, डी एच बटे डी टी, बराबर की जगह बराबर लगाओ, म्यू को बाहर ले लो, y का करो डी वाई बटे डी टी और प्लस x का करो डी एक्स बटे डी टी। देखो इस पूरी इक्वेशन का, ये जो जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, इस पूरी इक्वेशन का मैंने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर। अब डी एच बटे डी टी तो 12 है, बोलो 12 है कि नहीं? हाँ ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड है। फिर म्यू कितना है? म्यू वाटर का म्यू 4/3 दे रखा है, इंटू डी वाई बटे डी टी मेरे को निकालना है, डी वाई बटे डी टी मेरे को निकालना है। वाई के घटने का रेट बर्ड की ओरिजिनल स्पीड है, वही निकालनी है मेरे को। और डी एक्स बटे डी टी कितना दे रखा है? 8, ये 8 हो गया। इसे इधर ले आओ, 12 माइनस 8 बराबर आ गया 4/3। डी वाई बटे डी टी को क्या लिख सकता हूं मैं? डी वाई बटे डी टी हो गई बर्ड की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब बर्ड की ओरिजिनल स्पीड, बर्ड की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब ये 12 माइनस 8 कितना बचा? 4 बराबर 4/3 इंटू वी बी जी। 4 से 4 कट गया, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, वी बी जी बराबर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बर्ड का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल आसान, इतना भी आसान नहीं कह सकते, खैर बढ़िया सवाल था वैसे ये, इसमें बहुत सारी चीजें सोचनी थी। आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो शायद आपको ये सवाल समझ में भी ना आया हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है? एन आइस क्यूब हैज ए बबल इनसाइड। देखो एक आइस का क्यूब है, बना लेते हैं इस टाइप का, उसके बीच में कहीं पे एक बबल है, जैसे यहाँ है, हमें नहीं पता कहाँ है, कहीं बीच में है, ये भी नहीं कि बीचों बीच है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इसने कहा व्हेन व्यू फ्रॉम वन साइड, जब हम उसको एक साइड से देखते हैं, हमारी आंखें देखो इधर है, ठीक है, तो वो बबल जो है हमको
viewed from one side the apparent distance of the bubble is 12 सेंटीमीटर। मान लो ये इधर से एक्चुअल डिस्टेंस x पे है, ये बबल कितनी दूर है x पे है, लेकिन हमें थोड़ा सा आगे नजर आएगा ये। जैसे पानी में आप एक बाल्टी लो, बाल्टी के अंदर कोई सिक्का डाल दो, उस सिक्के को देखो तो सिक्का आपको अपनी तरफ नजर आएगा। पानी की जो तली है, मतलब ये कह लो बाल्टी की जो तली है वो थोड़ा सा उठी हुई नजर आती है, ऊपर की तरफ नजर आती है। तो इसी तरीके से ये जो बबल है ये आपको थोड़ा सा यहाँ के बजाय यहाँ नजर आएगा, तो थोड़ा सा आगे। देखो मैं दिखा देता हूँ कलर चेंज करके, आपको ये यहाँ नजर है तो ये यहाँ पर नजर यहाँ आएगा। ये होगी इसकी एपरेंट डिस्टेंस, एपरेंट डेप्थ। चलो इसकी ओरिजिनल डेप्थ तो x है, ये जो एपरेंट डेप्थ है, ये एपरेंट डेप्थ इसकी कितनी दी है इन्होंने 12 सेंटीमीटर। अब एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, x बटे में म्यू, x बटे म्यू की वैल्यू दे दी 12 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ो। जब इसको इस अपोजिट साइड से देखा जाता है, अब हमारी आंखें इधर हैं और अब हम इसको इधर से देख रहे हैं, तो जब हम इसको इधर से देखते हैं तो ये बबल हमें कहाँ नजर आता है, मान लो इधर से ये y डिस्टेंस पे है, लेकिन हमें नजर थोड़ा सा इस तरफ आएगा। देखो कलर चेंज करके दिखाता हूँ, है ये ओरिजिनल यहाँ और नजर ये हमें यहाँ आएगा। कितनी डिस्टेंस पे नजर आएगा, तो वो दे रखा है इन्होंने 4 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनली तो ये कितनी दूर है इधर से, इस साइड से y डिस्टेंस पे, पर नजर आएगा y बटे म्यू से, वो दे रखा है 4। ठीक है, अब यहां से क्यूब की साइड कही है, क्यूब की साइड बोल रखी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो। तो बड़ा आसान हो गया ये। एक बात बताओ, ये 24 सेंटीमीटर जो है, देखो यहां से यहां तक ये x है, यहां से यहां तक, और फिर इससे आगे देखो ये y है, तो x और y को ऐड कर दो तो देखो ये पूरा 24 आ गया, x प्लस y, तो ये पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक 24। अब x की वैल्यू अगर यहाँ से लिखी जाए तो देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 12 म्यू, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो तो 4 म्यू, उठा के यहाँ रख दो, तो 24 बराबर 12 म्यू प्लस 4 म्यू। 24 बराबर 12 प्लस 4 हो गया 16 म्यू, तो म्यू की वैल्यू आ गई 24 बटे 16। अब इसे आप काट दो 8 से, 8 से जब इसे काटोगे तो ऊपर 3 रह जाएगा, 8 से काटोगे नीचे 2, तो इसका मतलब म्यू का वैल्यू आ गई 3/2। ऑप्शन चेक कर लो बच्चों, 3/2 आंसर आ गया। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, दोनों तरफ से फॉर्मूला लगेगा, वही फॉर्मूला ये आपको याद ही होगा, मैं एक बार याद भी दिला देता हूँ आपको। जैसे आप एक बाल्टी में पानी भरते हो, तो पानी की जो ओरिजिनल डेप्थ होती है वो मान लो d है, लेकिन उसकी जो तली है वो थोड़ा सा ऊपर नजर आएगी। मान लो यहाँ पे कोई सिक्का डाल दिया आपने, तो ये जो कॉइन है थोड़ा ऊपर नजर आएगा, तो कॉइन की जो जहां ये नजर आएगा उसको कहते हैं एपरेंट डेप्थ। तो ये जो एपरेंट डेप्थ है उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है d एपरेंट बराबर d ओरिजिनल डेप्थ और बटे में म्यू, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो ये लगाया हमने दोनों तरफ से, एक बार लेफ्ट साइड से लगा दिया इसको, एक बार राइट साइड से, और हमारा आंसर आ गया। अच्छा सवाल था, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, जरा सवाल समझते क्या दिया है। इन्होंने दिया एज शोन इन फिगर ए प्लेन मिरर इज फिक्स्ड एट ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। देखो ये प्लेन मिरर लगा हुआ है, ये सामने हमारे नीचे एक टैंक रखा है, टैंक से 50 सेंटीमीटर ऊपर ये प्लेन मिरर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है 8 सेंटीमीटर तक, जैसा आपको फिगर में दिखाई भी दे रहा है। ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट बॉटम, नीचे ये एक बल्ब लगा हुआ है, देखो इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये रहा बल्ब। ठीक है, तो ये बल्ब लगा हुआ है बॉटम में, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ द बल्ब फॉर्म्ड बाय द मिरर फ्रॉम ए बॉटम ऑफ टैंक इज, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बल्ब फॉर्म्ड बाय मिरर फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से कितनी दूर इसकी इमेज बनेगी। देखो 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 देखो, बड़ा आसान सवाल है पर समझना है इसको। आप ये सोचो यहाँ पे ये मिरर नहीं हमारी आंखें हैं,
हम हमारी आंखें जो है इस बल्ब को देखेंगी नीचे, तो ये बल्ब ना थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा। इसकी ओरिजिनल डेप्थ देखो, ये डी है कितनी, ये ओरिजिनल डेप्थ तो है इसकी 8 सेंटीमीटर। देखो ये है यहाँ पे वाटर की सरफेस, वाटर की सरफेस से इसकी ओरिजिनल डेप्थ नीचे की तरफ कितनी है 8, लेकिन ये नजर यहाँ आएगा हमें। तो ये तो हो गई हमारी ओरिजिनल डेप्थ नीचे, ये तो है डी एपरेंट, और ये नहीं सॉरी डी, सॉरी ये तो डी है डी, और ये नजर कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ नजर आएगा ये हमें डी एपरेंट। ये डी एपरेंट निकाल लो पहले, तो डी एपरेंट की जो वैल्यू आएगी वो होती है ओरिजिनल डेप्थ और बटे में म्यू। ओरिजिनल डेप्थ कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर, और म्यू की वैल्यू, तो वाटर का म्यू होता है 4/3, 4 से इसको काट लो, 2 × 3 6, तो इसका मतलब ये हमें 6 सेंटीमीटर पे यहाँ से नजर आने वाला है। अगर हम ऊपर से हमारी आंखें देखेंगी तो ये 6 सेंटीमीटर पे नजर आएगा। ठीक है, अब हम आंखों की भी जगह यहाँ पे मान लो ये मिरर है, आंखों की जगह क्या मान लो यहाँ पे ये मिरर है, मैंने हटा दी आंखें, तो मिरर को भी ये जो बल्ब है वो कहाँ पे नजर आएगा सोचो, तो यहां से लेके यहां तक की जो इसकी डेप्थ है सरफेस तक की, तो वो कितनी है, पूरी तो ये 50 है नीचे तक, उसमें से 8 माइनस कर दो तो बची 42 सेंटीमीटर। लेकिन अब इससे कितना नीचे हमें ये नजर आ रहा है, कितना नीचे नजर आ रहा है, ये एपरेंट डेप्थ कितनी है इसकी 6, तो 6 ये, तो अब हमें ये इस मिरर को, ये जो बल्ब है वो यहाँ नजर नहीं आएगा नीचे, वो यहाँ नजर आएगा। ये कलर चेंज करके दिखा दूं, मिरर को यहाँ नजर आएगा, ये देखो यहाँ, ये ग्रीन कलर जहां मैंने लगाया है, तो यहाँ पे मिरर को नजर आएगा। तो ये टोटल कितना हो गया 42 ये, और प्लस 6 ये, तो मिरर को ये यहाँ से नजर आने वाला है 48 सेंटीमीटर पे, डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ पे नजर आएगा। तो 48 सेंटीमीटर पे ये मिरर को बल्ब दिखाई देगा। तो इतना ही अंदर मिरर के, इतना ही अंदर आपकी इसकी इमेज बनेगी इस बल्ब की, तो बल्ब की ये इमेज बन गई 48 सेंटीमीटर अंदर बन गई ये इमेज। ठीक है ना, 48 सेंटीमीटर पे नजर आया तो 48 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज बन गई बच्चों, इमेज बन गई 48 सेंटीमीटर पे अंदर। अब पूछा क्या सवाल देखो, अब इन्होंने कहा द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बल्ब फॉर्म्ड बाय मिरर फ्रॉम बॉटम ऑफ द टैंक इज, मतलब टैंक के बॉटम से ये इमेज कितनी दूर है, तो यहां से देखो बॉटम से, यहां से मतलब जहां से मैं निशान लगा रहा हूं, और यहां तक की है, ये डिस्टेंस हमें पता करनी है। तो ये देखो यहां से यहां तक तो ये 48 है, यहां से लेके यहां तक जहां मैं एरो घुमा रहा हूँ ये तो 48 हो गई, अभी हमने प्रूफ किया। और यहां से लेके यहां तक सीधे मिरर से लेके नीचे तक बॉटम तक ये 50 है, तो 48 + 50, तो डिस्टेंस इसकी ऑफ इमेज ऑफ बल्ब, बल्ब की इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, बॉटम से लेके वो कितनी बैठ रही है 48 + 50, 50 + 48, ये बन गई 98 सेंटीमीटर। आसान से सवाल था ये, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, तो यहीं से पूछा था तो आंसर यहाँ पे 98 लिख दो, ये आंसर आ गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो आज अच्छे सवाल थे जिनमें काफी हमको सोचना भी पड़ा, बढ़िया सवाल थे। ठीक है, इस तरीके के सवाल करके बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, तो कॉन्फिडेंस लेते रहिए और लगातार क्वेश्चंस लगाते रहिए। जो नीट वाले स्टूडेंट भी हैं उनके लिए भी ये इतने ही जरूरी सवाल है जितने मेंस वालों के लिए। ठीक है, एनटीए ही पेपर बना रहा है, दोनों एक जैसे ही आपको पैटर्न सा देखने को मिलेगा, समझे। तो लगातार क्वेश्चंस लगाते रहिए। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा। ओके बच्चों, कल मिलते हैं।